बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मौसम का हाल क्या है। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला लगातार चल रहा है। आज भी कई इलाकों में बारिश हो सकती है। हालांकि राहत की बात यह है कि अधिकतर इलाकों में आज मौसम साफ रहने का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से यह अनुमान जताया जा रहा है कि आज मौसम थोड़ा साफ रहेगा। वहीं बात अगर बारिश के बाद मुसीबतों की करें तो लोग अभी भी बहुत परेशान हैं। कई जिलों में लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें ब्लॉक हो चुकी हैं, नहीं तो लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। दोनों ही स्थितियां लोगों के लिए परेशानी का सबब है। हालांकि 12 जुलाई यानी कि कल और फिर 13 जुलाई को फिर से बारिश का अलर्ट है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल यानी कि गढ़वाल क्षेत्र में 12 जुलाई को भारी बारिश की संभावना है। वहीं पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल यानी कि कुमाऊं में 13 जुलाई को भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। तो अभी 1-2 दिन राहत मिल सकती है, लेकिन उसके बाद फिर से बारिश हो सकती है। ये मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। चलिए ग्राउंड रिपोर्ट के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी पंकज राणा का और उनसे डिटेल लेते हैं। पंकज, ये बताइए कि कहां पर बारिश की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं, वहां पर प्रशासन का क्या रुख है और मौसम विभाग क्या कह रहा है अभी? इसमें तो देखिए आज पूरे प्रदेश भर में मौसम विभाग ने पूरा कहा है कि आज मौसम साफ रहेगा और जिस तरह से पूर्वानुमान लगाया गया था उस हिसाब से आज पूरी तरह से धूप खिली हुई है। देहरादून समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आज मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन कल से मौसम का मिजाज फिर बदलने वाला है। अभी कल तक जो बारिश हुई थी उसके आधार पर अभी तक कल शाम तक ये जानकारी मिली थी कि 250 से ज़्यादा सड़कें पूरी तरह से बंद हैं। खासकर अगर हम रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल की बात करें तो यहाँ पर लैंडस्लाइड की वजह से काफ़ी सड़कें बंद हुई हैं। इनमें अधिकतर सड़कें जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हैं वो बंद है, ग्रामीण सड़कें बंद हैं और कुछ नेशनल हाईवे बंद हैं, जिससे जो चारधाम यात्रा है वो भी काफ़ी प्रभावित हुई है। कल जब तेज बारिश हुई थी तो उसके बाद तकरीबन 5000 यात्रियों को अलग अलग जगह रोक दिया गया था कि आगे उन्हें नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से कई दिक्कतें हुई थी। आज मौसम साफ होने की वजह से माना जा रहा है कि जो भी सड़कें बंद हैं उनको आज खोलने का सिलसिला जारी रहेगा। PWD विभाग ने तकरीबन 268 JCB इसमें लगाई हैं, जिनको जो सड़क खोलने का काम कर रही हैं। लेकिन थोड़ी सी राहत आज ये मिली है जया, क्योंकि देखिए आज पूरी तरह से मौसम का मिजाज साफ बना हुआ है। जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा था कि 11 जुलाई को मौसम पूरी तरह से साफ बना रहेगा। कुछ पर्वतीय क्षेत्रों, अगर पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर और उत्तरकाशी को छोड़ दो, इनके इंटीरियर क्षेत्रों में, अधिक पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना बताई गई है। लेकिन अगर हम तराई की बात करें, यहाँ देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और आसपास के एरिया की बात करें तो यहाँ धूप खिली रहेगी, मौसम साफ बना रहेगा। जिस तरह से सुबह से ही पूरी तरह से धूप खिली हुई है, तो साफ कहा जा सकता है कि आज अगर मौसम साफ रहा तो जो दिक्कतें पिछले दौरान लोगों को मौसम विभाग क्या कहता है, ये उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए बेहद अहम है। अच्छी बात यह है कि आज जहां आप खड़े हैं वहां भी धूप खिली है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज पहाड़ों पर मौसम सुहावना रहेगा। बिल्कुल, लेकिन उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण लोगों की जान आफत में पड़ चुकी है। नदी नाले उफान पर हैं तो दरकते पहाड़ लोगों को डराने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मानसून की दस्तक के बाद से पूरे उत्तराखंड में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। पूरी देवभूमि में नदी नाले उफान पर हैं। अंदाजा आप इन 4 तस्वीरों को देखकर भी लगा सकते हैं। कहीं नदियों में सैलाब तो कहीं भूस्खलन होने से लोगों पर मुसीबतों का जैसे पहाड़ टूट पड़ा है। उफनते नदी नालों के रौद्र रूप को देखकर लोग डरे सहमे हैं। तस्वीरें कोटद्वार की हैं, जहां उफनता हुआ ये नाला यहां रह रहे लोगों के लिए खतरे का सबब बन चुका है। एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए। इस नाले का बहाव इतना तेज है कि पुल पार करने के लिए खड़े ये लोग डर की वजह से दूसरी तरफ नहीं जा रहे, और अगर इसका बहाव कम नहीं हुआ तो यहाँ रहने वाले लोगों को मजबूरी में घरों को छोड़कर जाना भी पड़ सकता है। इतना ही नहीं, भारी बारिश की वजह से जोशीमठ में लामबगढ़ नाला भी उफान पर है। इसकी वजह से जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उनके वाहन घंटों से एक ही जगह पर रुके हुए हैं। लेकिन जिनको ज्यादा जल्दी है वो जान जोखिम में डालकर भी अपनी गाड़ियों को तेज बहाव के बीच से निकालने में जुटे हैं। कुल मिलाकर इस समय लामबगढ़ नाला बद्रीनाथ यात्रा के लिए नासूर बन चुका है। उधर कर्णप्रयाग में भी पहाड़ी से मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे उमट्टा के पास बंद हो गया, जिसकी वजह से गाड़ियों की कतारें लग गईं। आसमानी आफत का कहर राजधानी देहरादून में भी देखने को मिला, जहां कॉन्वेंट रोड पर बड़ी मजार के पास बारिश की वजह से भारी भरकम पेड़ बीच रोड पर ही गिर गया।
जिसकी चपेट में कई दुकानें आ गईं, साथ ही कई बिजली के खंभे भी यहां उखड़ गए, जिससे कई घंटों तक यहां रोड यातायात बाधित रहा। मूसलाधार आफत से पहाड़ों पर रह रहे लोगों की मुसीबतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। इस बीच देश के कोने कोने से चार धाम आ रहे श्रद्धालुओं की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। कहीं भूस्खलन की वजह से यात्री पैदल मार्ग पर फंसे हैं, तो कहीं सैलाब के बीच यात्री फंसे हुए हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह आफत कम नहीं होने वाली, क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में आम लोगों को खुद एहतियात बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो आपने रिपोर्ट भी देखी और मानसून के दस्तक के बाद से पूरे उत्तराखंड में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। देवभूमि पे नदी नाले उफान पर है। अंदाजा आप 4 तस्वीरों से लगा सकते हैं। पहली तस्वीर रुद्रप्रयाग की है। अलकनंदा नदी यहां उफान पर है, लोग दहशत में हैं। दूसरी तस्वीर विकास नगर की है। बारिश के कारण भूस्खलन से तहसील का जो संपर्क है, गाँव का जो संपर्क है, वो तहसील से टूट चुका है और कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। कई जगहों पर सड़कें या तो मलबा आने से बाधित हैं या लैंडस्लाइड में दरकते पहाड़ों के साथ क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और यही आलम कर्णप्रयाग का है, जहां मलबा आने से सड़क बंद हो गया है। तो जोशीमठ में भारी मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो चुका है, जिससे खोलने का काम हो रहा है। और वहीं टिहरी के सुरकंडा देवी मंदिर तक जाने वाली रोपवे ट्रॉली अचानक रुकने से हड़कंप मच गया। रोपवे ट्रॉली करीब 20 मिनट तक एक ही जगह पर रुकी रही और इनमें से एक ट्रॉली में टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय भी मौजूद रहे, जिन्हें बाद में सुरक्षित निकाला गया। चलते चलते जब अटकी रोपवे ट्रॉली, हलक में अटक गई लोगों की सांस। जिंदगी और मौत के बीच झूले लोग, खौफ के वो 20 मिनट। जी हां, सुरकुंडा देवी मंदिर की रोपवे ट्रॉली अचानक हवा में ही रुक गई, जिसके बाद 50 से ज्यादा लोग हवा में ही लटके रहे। रोपवे ट्रॉली में टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय भी फंस गए। आठ है नहीं है, 6 प्रत्येक में 60-70 लोग होंगे। खाली वैसे 96 लोग हैं ना। वैसे इसमें कितने लोग हैं फंसे? 50 लोग होंगे। 50 लोग फंसे होंगे। 16 ट्रॉली है। 8 है ना भाई, ये जा रही नीचे सभी फंसे। बताया गया कि तकनीकी खराबी के बाद रोपवे ट्रॉली रुक गई, जिसके बाद करीब आधे घंटे तक लोग हवा में जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। लोगों की सांसें हलक में ही अटकी रहीं, जिसके फौरन बाद ही रोपवे ट्रॉली में आई तकनीकी खामियां दूर करने की जद्दोजहद शुरू की गई। पूछ लो कितना टाइम लगेगा नहीं लगेगा, खाने पीने की व्यवस्था करें कुछ। कड़ी मशक्कत के बाद रोपवे को दोबारा शुरू किया गया और एक एक कर भक्तों को सुरक्षित उतारा गया। उन्होंने उसको तार वार डाल करके उसको ठीक किया। अब दोबारा ये चला तो रहे, लेकिन को खतरे में नहीं डालना चाहिए ना। बताया गया कि रोपवे ट्रॉली 2 बार फंसी, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिस पर भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने नाराजगी जताई। बड़ा गंभीर सवाल है। जिस तरह से बीच में ट्रॉली रुक गई और लगभग 40-50 लोग जितने भी लोग रहे होंगे, मेरे विचार से इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हम किसी की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते हैं और इसका मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं बात करूंगा ये पर्यटन सचिव वगैरह से भी, जो लोग इसको देख रहे हैं और जो ये चला रहे हैं। चलो हम तो ठीक है सब लोग, लेकिन मान लीजिए कोई किसी तरह का कोई हार्ट पेशेंट हो या मान लीजिए किसी में जो है ब्लड प्रेशर का मरीज हो, दूसरी चीज का हो, तो फिर हो जाएगा भाई, इस तरह से हम फंस गए हैं। जांच होने तक रोपवे ट्रॉली सेवा को रोक दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि जब रोपवे सेवा में तकनीकी समस्या आ रही थी तो उसे चालू क्यों रखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
और अब खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची जारी होते ही राजनीतिक पार्टियां चुनाव के लिए जुट गई हैं। अगस्त महीने में हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो सकते हैं और इसको लेकर बसपा प्रदेश प्रभारी नरेश गौतम, प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों ने पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा भी की। सरकार चाहे किसी की भी आई, लेकिन हरिद्वार जिले के अंदर बहुजन समाज पार्टी की जिला पंचायत में सरकार रही है और वो इतिहास अब की बार और बहुत मजबूत तरीके से दोहराने का काम होगा, दोहराया जाएगा। जब यहाँ पर चुनाव हुए हैं तो बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ही बहुत मजबूत स्थिति में रही है और इस बार भी आप देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी के सबसे ज़्यादा सदस्य भी जीतेंगे और निश्चित तौर पर यहाँ पर जो जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा वो बहुजन समाज पार्टी का बनेगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस दफा उनका नाम सियासत की उठापटक में नहीं बल्कि उनके ससुराल का नाम बदलने को लेकर चर्चा है, जिसका प्रस्ताव जिला पंचायत की बैठक में रखा गया है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की कौशाम्बी के जिस गांव में ससुराल है उस ग्राम पंचायत का नाम बदलने की कवायद शुरू हो गई है। कौशाम्बी जिला पंचायत के वार्ड नंबर 12 के सदस्य तूफान सिंह यादव ने जिला पंचायत की बैठक में गांव का नाम अफजलपुर वारी से बदलकर शिवपुर वारी करने का प्रस्ताव रखा है। नाम बदलने के पीछे तर्क है कि ग्राम पंचायत का नाम पहले शिवपुर था और बाद में बदलकर अफजलपुर वारी कर दिया गया। 5 तारीख को बैठक हुई थी जिला पंचायत की और मैंने माननीय अध्यक्ष जी के समक्ष प्रस्ताव रखा सदन की बैठक में और सदन की बैठक की कार्रवाई में उसको नियमित किया गया है और कहा गया है कि इसकी जल्द कार्रवाई के लिए इसको आगे बढ़ाया जाएगा और हमें विश्वास है इसका नाम बदला जाएगा। हम अपनी पुरानी संस्कृति, खोई हुई संस्कृति को वापस लाना चाहेंगे। सिराथू तहसील के अफजलपुर वारी गांव की आबादी करीब 5000 है। केशव प्रसाद मौर्य की पत्नी राजकुमारी मौर्य का मायका खूझा इसी ग्राम पंचायत का हिस्सा है। ऐसे में यह मामला चर्चा में आ गया। हालांकि नाम बदलने के प्रस्ताव पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन प्रस्ताव स्वीकार कर सदन की कार्यवाही में इसे शामिल कर लिया गया है। वार्ड नंबर 12 के जिला पंचायत सदस्य लोकप्रिय सदस्य तूफान सिंह यादव जी ने एक प्रस्ताव दिया था जो कि अफजलपुर वारी का नाम चेंज करना था। उसको हमने जिलाधिकारी के द्वारा शासन तक भेजेंगे। गांव का नाम बदलने का जिन्होंने प्रस्ताव रखा है वो जल्द ही केशव प्रसाद मौर्य से भी मुलाकात कर सकते हैं, जिससे ग्राम पंचायत का नाम अफजलपुर वारी से बदलकर शिवपुर वारी या शिवपुर रखे जाने को हरी झंडी मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने कुशीनगर को बड़ा तोहफा दिया। शहर के लिए जिन 2 फ्लाईओवर की सालों से मांग हो रही थी, केंद्र सरकार ने उसको मंजूर कर लिया है। इसके बाद इन फ्लाईओवर को बनाने के लिए भूमि पूजन किया गया। महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर को 2 फ्लाईओवर की सौगात मिली है। कुशीनगर के जेटी तिराहा और गोपालगढ़ में 2.5 किलोमीटर लंबे 2 फ्लाईओवर बनेंगे। कुशीनगर सांसद विजय दुबे ने मंत्रोच्चार के बीच दोनों फ्लाईओवर का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। शहर में दोनों फ्लाईओवर के बनने से सड़क हादसों पर एक और जहां लगाम लगेगी, वहीं जाम से भी निजात मिलेगी। साथ ही शहर में घूमने आने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ हर साल मतलब दर्जनों एक्सीडेंट में असमय मौत के शिकार लोग होते थे। यही हाल आगे गोपालगढ़ वाला था जो कसाडा से बाईपास जाके मिल रहा। तो मैंने सदन के प्रथम सत्र में ही मैं तारांकित प्रश्न पे उठाया था। उस पर माननीय राजमार्ग मंत्री गडकरी जी मुझे बुलाए तो मैंने बताया कि देखिए वहाँ हर साल एक्सीडेंट में बहुत लोग गुजरते हैं और फ्लाईओवर वहाँ पहले ही बनना चाहिए था। कुशीनगर में बनने वाले दोनों फ्लाईओवर 43 करोड़ की लागत से 18 महीने में तैयार किए जाने हैं, जिन्हें लेकर शहर के लोगों में काफी उत्साह है। सबसे बड़ा लाभ इस फ्लाईओवर के बनने से यहाँ प्रत्येक बस दर्जनों छात्र छात्राएं असामयिक मौत के शिकार हो जाते थे।
लोग स्कूल बच्चे जाते थे, यहाँ से शहर जाते थे, और इसको बनने से समझिए कि एक नया जीवन यहाँ के लोगों को, यह जीवनदायिनी प्रदान, इसका इस फ्लाईओवर का नाम जीवनदायिनी कह दिया जाए तो कोई अत्युक्त नहीं होगा। दरअसल इन दोनों फ्लाईओवर की मांग कुशीनगर की जनता काफी सालों से कर रही थी। खुद भाजपा सांसद विजय कुमार दुबे फ्लाईओवर निर्माण का मुद्दा सदन में उठा चुके थे। एबीपी गंगा के लिए कुशीनगर से अखिलेश तिवारी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।